हिंदुस्तान को आजाद हुए पूरे 75 बरस हो चुके हैं और इन 75 बरसों में मुल्क में जिंदगी के हर शोबे में बेपनाह तरक्की देखने को मिली है। इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ हमारे समाज में भी खासकर खवातीन को लेकर लोगों के ख्यालात और तसव्वुरात में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। आज जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहां खवातीन का अमल दखल ना हो। एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, मुल्क की हिफाजत के लिए फौज में भर्ती होना हो या बुलंद तरीन ऊंचाइयों पर हवाई जहाज उड़ाना हो, हर जगह खवातीन मर्दों के शाना बशाना नजर आती हैं। मौजूदा सरकार ने भी खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए दर्जनों स्कीमें निकाली हैं, जिनसे लाखों खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं। आलमी यौम खवातीन के मौके पर हर साल दुनिया भर में खवातीन से जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। हमारे मुल्क में यूं तो संविधान में खवातीन को माशी और समाजी एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए बहुत से कवानीन हैं, जिससे हमारी खवातीन बेखौफ खतर रोजमर्रा की जिंदगी में सर उठाकर चलती हैं। खवातीन से जुड़े और क्या कुछ मसाइल हैं, हमारी अदालतें, हमारा संविधान और हमारे समाजी ढांचे में और क्या कुछ तब्दीली या बदलाव आ सकता है, इन सब पर गुफ्तगू के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी हाँ, विमेंस डे पर आज ये खास पेशकश आप सबके लिए। हमारे भारतीय समाज में हमेशा से ही ख्वातीन को अहम मुकाम हासिल है। कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। नारी राष्ट्र निर्माता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि नारी साक्षात अहिंसा की प्रतिपूरक है। आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल लाया गया, जहेज पर रोक लगाई गई और फ्री कानूनी मदद के भी इंतजामात किए गए। आज ख्वातीन ने सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। अगर हम माशी तौर पर बात करें तो आज ख्वातीन खुद कफील हैं। अगर समाजी तौर पर बात करें तो वह आज़ाद हैं, और अगर सियासी तौर पर बात करें तो वो बराबर का हक रखती हैं। आज नारी और हिंदुस्तान के अंदर जब हम उसके हुकूक की बात करते हैं तो वो कहाँ तक तरक्की कर गई है और आगे क्या कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर काम होना बाकी है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे। हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर रूबी फोगाट यादव और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं रितु दुबे तिवारी साहिबा, मोहतरमा साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और इन दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके सवालों को आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज की इस पेशकश में इस्तकबाल करता हूं। रूबी जी, जब हम विमेंस डे की बात करते हैं तो भारत के अंदर जहां हमारी संस्कृति में शुरू से ही महिलाओं का सम्मान किया गया है, आज भारत के अंदर महिलाएं कहां तक आगे बढ़ी हैं, कितने हमने उनको राइट्स दिए हैं और कितने बराबरी के हुकूक और राइट्स उनको दे करके आज हम इस मुकाम तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं नुमान जी आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता स्वयं रहते हैं। और ये धरती हमेशा ही ऐसी भूमि रही है कि जिस भूमि को सभी ने नमन किया है। लेकिन नमन के साथ साथ इस धरती पर ही पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सम्मान मिला है। महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो जिस धर्म से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर भी हमारे यहाँ पर पहले देवियों को पूजा जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा पूरा प्राचीन काल का जो भारत था, आज वो पुनः हम उसी तरफ चलते जा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, तब से नरेंद्र मोदी जी ने जो नींव रखी है न्यू इंडिया की, नए भारत की, उस नींव को रखने के बाद से अगर हम लेकर आज तक की बात करें तो महिलाओं को न सिर्फ सशक्त किया गया है, बल्कि उन्होंने एक बात का एक नारा दिया है, डेवलपमेंट विद वुमेन ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में आज देश के अंदर विकास हो रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले एक चक्र पूरा बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो महिलाओं को बहुत मजबूती देता है। सबसे पहले शुरू होता है वो पोषण अभियान से।
पोषण अभियान के बाद जब एक माता के पेट में गर्भ है तब उस समय पर उसे पोषक तत्वों की बेहद आवश्यकता है। तो पोषण अभियान के माध्यम से वो पूर्ति वहां पर होती है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, समृद्धि सुकन्या योजना, समृद्धि योजना चलाई गई है। तो इन सभी योजनाओं के साथ साथ बेटियों को इतना सशक्त किया गया है कि सैन्य स्कूलों में, पहले जो सैनिक स्कूल थे उसमें बेटियों की भर्ती नहीं हुआ करते थे, उनके दाखिले नहीं मिलते थे, उनके एडमिशन्स नहीं होते थे, लेकिन आज उनके दाखिले हो रहे हैं, बेटियां एनडीए में प्रवेश कर रही हैं। बेटियों को जो हमारे देश के अंदर ही जो उनका परमानेंट कमीशन है उसके लिए भी लागू कर दिया गया है ताकि सेना में भी बेटियों को परमानेंट कमीशन का फायदा उनको मिल सके। और जो हमारे कॉम्बैट रोल्स हैं उसमें आने के बाद बेटियां आज राफेल्स चला रही हैं, फाइटर जेट प्लेन्स चला रही हैं। अगर हम ओलंपिक की बात करें, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो गोल्ड मेडल बेटियों के नाम होते हैं। तो बेटियों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं वो वुमेन सेंट्रिक योजनाएं हैं। सशक्तिकरण के साथ साथ सबसे अहम चीज जो होती है वो एजुकेशन भी होती है। आपने उसका भी हवाला दिया, उसके अंदर भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। अब मैं बेटी पढ़ाओ की तरफ आता हूं क्योंकि हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं और साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। ऋतु मैम, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन में हम कहाँ तक ले गए हैं महिलाओं को और कितना हमने उनके लिए इस फील्ड को हमने ओपन किया है ताकि वो बराबर के साथ और आज़ादी के साथ एजुकेशन हासिल करके इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत वाजिब सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं एक लाइन से करना चाहती हूँ। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने एक कोटेशन दिया था जो उनके अपने जीवन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। बहुत खूब। तो मैं ये पूरी ताकत से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि एकमात्र जो उपाय है वो शिक्षा है, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक औरत के लिए हथियार की तरह काम करता है। अगर मैं अपने जीवन से बात करती हूँ, हालांकि मैं एक बहुत पिछड़े हुए इलाके से आई हूँ, बुंदेलखंड से, ललितपुर से आई हूँ मैं, तो उसके बावजूद भी ईश्वर की कृपा से परिवार का जो बैकग्राउंड था एजुकेशन के मामले में, आज़ादी के मामले में, पहनने खाने ओढ़ने के मामले में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। इसलिए अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशंस थे, इस तरह के जो भेदभाव थे, वो मैंने अपने जीवन में महसूस नहीं किए। लेकिन जब मैं एकेडमिक्स में आई, जब मैंने डायरेक्ट बच्चों के साथ में कनेक्ट हुई, डायरेक्ट लड़कियों के जीवन से जुड़ी और अब मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस पूरे सफ़र के दौरान मैंने एक चीज़ सीखी कि आप कितनी भी आंदोलन कर लीजिए, आप कितनी भी मजबूती से महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, कोई भी परिवर्तन परिवार में सिर्फ तब होता है जब लोग अपनी सोच बदलते हैं। आंदोलनों से, क्रांतियों से परिवार की सोच में परिवर्तन नहीं होता है। सोच कैसे बदली जाए? जी, तो मैं यही कह रही हूं कि सोच बदली जाए नहीं, सोच बदल रही है। सबसे पहले तो अगर आप गौर करें तो फेमिनिज्म जो एक सो कॉल्ड बहुत पॉपुलर टर्म है, वो भारत की पृष्ठभूमि से बिलोंग ही नहीं करता। भारत की पृष्ठभूमि से वो वाजिब शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी हमारे धर्म हैं जो भारत की भूमि में है, वहाँ हर एक धर्म में स्त्री के लिए एक सम्मानीय स्थान है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, हर जगह माँ पूजी गई है। बहुत खूब। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब समाज में असुरक्षा होती है। एक पिता कोई राक्षस नहीं है, एक भाई कोई दुश्मन नहीं है। समस्या वहाँ आती है जब समाज असुरक्षित होता है और एक मुखिया होने के नाते स्वाभाविक तौर पे चिंताएं वाजिब है। इस चिंता की रोकथाम, इस बीमारी का जो उपाय है वो बीमारी में ही छुपा हुआ है। हमें इस चिंता को, इस असुरक्षा की भावना को तब ही हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम अपनी बच्चियों को सशक्त बनाएं। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल लिटरेसी की ही मैडम बात कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने में डिजिटल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? देखिए, आज का जो युवा है
पूरी युवा पीढ़ी, यहाँ तक कि सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, हर वर्ग के लोग आजकल धीरे धीरे स्मार्टफोन्स पर आ गए हैं। अगर उन्हें कोई सर्च करना हो, कोई ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो लोग हमेशा गूगल करते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया है धीरे धीरे, तो एक ये अलग दुनिया है, इसके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत कौशल है। और आज अगर हम बात करें युवाओं को सशक्त करने की या बेटियों को, महिलाओं को सशक्त करने की, तो पूरे राष्ट्र को सशक्त तभी किया जा सकता है जब जो ज्ञान की पराकाष्ठा हो वहां तक वो सभी लोग पहुंच पाएं डिजिटल इंडिया से जुड़कर। क्योंकि डिजिटल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप बस फोन में व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप गैजेट्स में इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि परिवारों से आप दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप खाली फ़ोन में गेम्स खेलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ जो डिप्रेशन जैसा शब्द कहीं है नहीं डिक्शनरी में, वो आ जाता है। इसके साथ साथ एक सुरक्षा का मसला भी आ जाता है। जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जब डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक सुरक्षा का मसला आता है, खासतौर से महिलाओं के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मुतासिर होती हैं इस अटैक में। तो रितु मैम, कैसे बचें? दो तरह से प्रयास हो रहे हैं। मैं सरकार के प्रयास की भी सराहना करना चाहती हूँ। सूरज कुंड मेले की भी अगर अभी हम रिसेंटली बात करते हैं, या इससे पहले भी आपने अगर देखा होगा, ग्रेटर नोएडा में बाकायदा दो महीने पहले ही घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में साइबर सेल का थाना स्थापित किया जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि शुरुआत सुरक्षा की कैसे हो। आज के समय में जब आप जनरल ट्रेंड देखें तो आपको मिलेगा कि टिकटॉक के बाद रील्स का ट्रेंड बहुत खतरनाक है, और लाइक पाने की होड़ में या फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में जिस तरह का कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है, नुमान भाई, ऐसा कंटेंट हमने पहले कभी नहीं देखा। घर की बच्चियां कपड़ों को कम करती जा रही हैं, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, तो एक तरह से आप खुद ही अपनी सोच के साथ में असुरक्षित होते जा रहे हैं। तो उनको कैसे बताएं? ये तो एक आज़ादी है। जी जी। और हम जहां आज़ादी की बात करते हैं तो वहां हम उनको आज़ाद भी कर देते हैं इस मामले में, और आप कहते हैं कि उसके ऊपर कहीं रोक भी लगाई जाए, तो वो रोक किस लिए जरूरी है और कितनी जरूरी है? मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, यूथ हैं, वो भी इस बात को जाने। मेरा ये कहना है कि आप आज़ाद हैं, इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। इस आज़ादी को आप एंजॉय कीजिए। आप यंग हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन इस ऊर्जा को अगर आप अपनी सुरक्षा को भेदते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, ये हर एक व्यक्ति को पता है क्या सही है और क्या गलत है। ये एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग है, और मुझे नहीं लगता कि हम भारतीय परिवेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसे अंदाज नहीं होगा हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है और टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि शिक्षाविद होने के नाते मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कहूंगी, आज के ज़माने में जो बच्चों के और माँ बाप और दोस्तों के बीच की जो कड़ी है वो शिक्षक है, टीचर्स हैं। हम ना तो दोस्त हैं ना हम माँ बाप हैं, लेकिन हम एक मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, और जो बातें बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं वो बातें शिक्षक की बात वो मानते हैं, टीचर्स की बात कहीं ना कहीं वो हिट करती है। आज भी गुरु का जो एक मकाम है और एक सम्मान है, वो हमारी संस्कृति तो में मुझे लगता है कि ये शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि इस सामाजिक जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया जाए। बच्चों को एक बेसिक नुकसान समझाए जाए कि इस तरह से कैसे आप अपनी व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं, अपने जो इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर ना करें, वो मत शेयर करें। और जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे, आप जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, उसके फुटप्रिंट हमेशा के लिए हैं, वो आप हटा नहीं सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस में एक तरह से गलत कंटेंट आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास में पछताने के और परेशान होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो उससे बचने की जरूरत है और उस कंटेंट को ध्यान से डालकर अवेयरनेस इसके लिए बहुत जरूरी है। रूबी जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने पोषण से लेकर के और आगे हायर एजुकेशन तक की जो सरकार की पॉलिसीज थी वो बताई। आप भी एक महिला हैं, अभी क्या कुछ होना बाकी है और आपको लगता है कि किस किस क्षेत्र में काम होना अभी और ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो महिलाओं के अंदर ये इनसिक्योरिटी का एक मसला आता है कहीं ना कहीं, वो दूर हो जाए, और जहां हम उनको शिक्षित कर रहे हैं वहां हम उनको और ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। ये देश बहुत उन्नत देश हुआ करता था, जिसके अंदर 1, 2, 20, 30 नहीं 118 ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जिन्हें पढ़ने के लिए चाइना, जापान जैसे देशों से लोग आया करते थे। क्योंकि अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें, जब तक्षशिला हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, नालंदा, जब तक ये ध्वस्त नहीं हुए थे तब तक यहाँ शिक्षा का जो एक अभूतपूर्व या अद्भुत आप कह लीजिए कि पूरी प्रणाली थी, पूरा सिस्टम था,
तो वो पुनः स्थापित धीरे धीरे करने का प्रयास आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए ही जो हमारी अभी शिक्षा नीति है उसमें बहुत बदलाव किए गए हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारे यह विषय थे जिनके लिए आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी और दूसरे देश में जाना पड़ता है, वो सभी पुनः हमारे देश के अंदर पाठ्यक्रम में आ जाएंगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा कि बच्चों को पूरी तरह से इसकी जानकारी मिले, और स्कूल में पाठ्यक्रम जब ये लागू हो जाएगा तो बच्चे अपने आप ही अपने हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से उनको ढूंढेंगे। क्योंकि पहले की जो पद्धति थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाती थी, इतना ज़्यादा लिखने पढ़ने का उसमें था नहीं, परंपरागत तौर पर हुनर हमें दिए जाते थे। जी, यानी अगर हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनको खुद कफील बनाने की, तो उसके अंदर तालीम बहुत अहम हो जाती है। और तालीम के अलावा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो कानून बनाए गए या जो कुछ स्टेप्स लिए गए उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। रितु जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो अहम पड़ाव थे जो महिलाओं को सशक्त बनाने में, महिलाओं को आगे ले जाने में काम आए हमारे इस देश में? देखिए, शिक्षा की अगर आप बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसे रिजॉल्व किया है, उसे हल किया है, उसके जवाब दिए हैं और धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हमारी सरकार के थ्रू, हमारा जो पूरा तंत्र है शिक्षा का उसके थ्रू। लेकिन जो आपका प्रश्न है पड़ाव का, नुमान जी, इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है वो है जन्म लेने का। और आई एम सॉरी, ये जन्म लेने का अधिकार हमें क्या प्राप्त है? क्या लड़कियां जन्म लेने के लिए आज़ाद हैं? ऊपर वाला उन्हें कोख में जगह देता है, माँ उन्हें पूरी तरीके से पोषित करती है, लेकिन तब तक कि वो 3 महीने की ना हो जाए। उसके बाद अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, और अभी भी उपलब्ध हैं ये चीजें, अगर लेकिन सरकार ने तो इसके ऊपर बहुत सख्त रुख अपनाया है, बिल्कुल अपनाया है, इसको कोई खत्म ना कर सके। इसको बिल्कुल, बहुत गंभीर कानून है इसके लिए, बहुत गंभीर सजा है इसके लिए। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से चीजें कभी भी सॉल्व नहीं हुई है, इतिहास गवाह है। जब तक हम खुद की मानसिकता नहीं परिवर्तित करते हैं, तो मुझे लगता है पहला अधिकार जन्म लेने का अधिकार है, ये पहला पड़ाव है। जब तक जन्म लेने का अधिकार नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, 100% तरीके से, तब तक ये पड़ाव पूरा नहीं होगा। दूसरा, जन्म लेने के बाद आपको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा हथियार है। शिक्षा पाके आपको अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को इस दुनिया में जीने का अधिकार देने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। और तीसरा, जो हम सब फेस करते हैं, आप जन्म ले लेते हैं, ईश्वर की कृपा से आप पढ़ लिख जाते हैं और आप काम के क्षेत्र भी, आपको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाता है। महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें बेदार होना पड़ेगा, जो उनके राइट्स हैं, जो हमारे संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, उसके प्रति उनको जागरूक होकर मांगना पड़ेगा अपना हक, अगर उनके साथ कहीं भी कोई ज्यादती हो रही है या कहीं भी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब के दौर की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सवाल हैं, उनके सवालों को आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मेरा नाम निशांत मिश्रा है और मेरा क्वेश्चन रितु मैम से है। मैम, जैसा कि आपने कहा था, ये हमें पता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बात करी लाइक्स और व्यूज़ के बारे में आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, तो जिस हद तक लोग जा रहे हैं लाइक्स और व्यूज़ के लिए, और लड़कियां जैसा कि आप जानती हैं, सबको पता ही है, तो क्या ये चीज़ गलत है? और अगर गलत है तो इसे कैसे रोका जाए या कंट्रोल करा जाए? एक अच्छा सवाल है, और ये भी एक लड़के की तरफ से सवाल आया, तो मुझे लगता है कि एक जवाब ये सवाल खास है। देखिए निशांत जी, एक अश्लीलता में यानी वल्गैरिटी में और एक बोल्डनेस में बहुत बारीक सा अंतर होता है, और इस अंतर से आप वाकिफ होने चाहिए। जो रील बना रहे हैं वो वाकिफ होने चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलत है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, एक गरिमा हमारे देश की या किसी भी देश की महिलाओं की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। हम किसी भी स्तर पे कहीं भी जाके, मैं ये नहीं कहूँगी कि अश्लीलता है नहीं, समाज में अश्लीलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोग प्रोफेशन से जोड़ के जस्टिफाइड करते हैं। लेकिन जब आप इन बच्चियों की बात करते हैं, सबसे पहले तो एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई जगह पे हमने अंडर एज जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्वमेंट देखा है इन सारी चीज़ों में, जो कि एक इमेच्योरिटी की वजह से भी है। बात गलत और सही की नहीं है, ये इंडिविजुअल चॉइस की बात भी नहीं है, बात समाज पे इसके इम्पैक्ट की भी है और
उस इंडिविजुअल बच्चे के लिए अगर आप इस तरह के कोई भी रील आप उठा के देखिए, आप नीचे अगर उसके कमेंट सेक्शंस के कमेंट पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक स्वस्थ मानसिकता का इंसान स्वस्थ रह सकता है उन कमेंट्स को पढ़ के। अच्छा, लगता है कि शायद जो ये लोग इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो खुद ही एक लड़की या लड़का नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तमाम महिलाओं को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं कोई ऐसा स्टिग्मा तो नहीं लग रहा उनके ऊपर या उनके उस परिवार के ऊपर उनकी इस हरकत की वजह से? तो सोशल मीडिया ने जहां अपना इतना दायरा बढ़ाया है, उसके साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब ने हमें यह भी बताया है कि हमें किस हद तक जाना है। तो इसलिए मैं इसी सवाल के ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन रूबी जी का भी चाहूंगा। मुझे अंदाजा था जरूर कुछ कहना चाहेंगी, मैडम भी सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं। जी, मैं इस पे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके युवा पीढ़ी को अगर रील्स बनानी ही है, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो आप लोग वापस से अपनी पुरानी संस्कृति पर लौट आएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी उन चीज़ों पर मिलेगी, उन विषयों पर मिलेगी जिसका गहन अध्ययन आप करेंगे और दुनिया को आप बांट कर जाएंगे, देकर जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लाइक्स आपको अश्लील, जो आप अभी बात हो रही थी वीडियोज़ की, या किसी ट्रेन के सामने खड़े होके कोई सेल्फी लेके उसको डालने की, या इस तरह के जो लोग करते हैं, ऊपर से वो डाइव कर जाते हैं और उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो बजाय इस टाइप की रील्स बनाने के आप इंफॉर्मेटिव कुछ ऐसी चीज़ें डालिए कि जो समाज का भी भला हो और एक योगदान आपकी तरफ से वहां पर हो जाए कि चलो राष्ट्र हित में हमने भी कुछ योगदान दिया, हमने भी कुछ किया। तो आप ये देखिए कि और बेटियों की जहां तक बात है, इसी धरती पर विश्व की सबसे पहली जज हुई है उभया भारती, शंकराचार्य जी के समय की बात बताती हूँ। इसी धरती पर पूरे विश्व में इकलौती महिला सुल्तान हुई है रजिया सुल्तान जी। तो ये वो धरती है जिसने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते खुलकर उनके सामने पेश किए हैं। और आज तो बेटियों को चाहिए कि आज के प्रोग्राम के जरिए भी हमने यही कोशिश की है कि महिलाओं के लिए रास्ते खुले, वो अपनी आवाज उठाएं, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को समझें। और मैं चाहूंगा कि अब जो गर्ल्स यहाँ बैठी हुई हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई सवाल आना चाहिए, ताकि वो भी आज के इस प्रोग्राम में अपने सवाल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। मेरा क्वेश्चन आपसे है रूबी मैम। तो जैसे कि आप बोल रही थी कि आज के टाइम में औरतों को भी बहुत बढ़ावा मिल गया, हर प्लेटफॉर्म में बहुत सी हम देख सकते हैं औरतों को कि बहुत ऊंचे मुकाम में पहुंच गई हैं। तो फिर लेकिन अभी भी कुछ सोसाइटीज़, कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है। तो आप अपनी तरफ से क्या लोगों को जस्टिफाई स्टेट करेंगे इस टॉपिक पे कि सोशल इनइक्वालिटी मतलब कि समाज में कहीं नाबराबरी क्यों है? बिल्कुल अवनी जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश वो देश है जहाँ पर महिलाओं को बराबरी से ऊपर उठकर सम्मान दिया गया है। तो कहीं ऐसी जगह आज भी देश में मौजूद है कि जहाँ पर बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसे में सबसे अधिक जो हमारा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में वो है हमारी माँ। माँ अगर हमें संस्कार ऐसे दें कि हमारे जो बेटे हैं उनको जिम्मेदार बनाए, बेटियों को निडर बनाए, पराक्रमी बनाए, साहसी बनाए, तो बहुत ही जल्दी जहाँ पर भी ऐसी समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं वो समस्याएं वहाँ से दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज ज़रूरत है छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी बस्तियों में अवेयरनेस की। तो जहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है वहाँ पर आप जैसे बच्चे, हम जैसे लोग भी जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स रखते हैं गांव में। उन लोगों के बीच में जाके हम इस तरह से बात करते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता और हम अपनी बात वहां पर कह देते हैं, ताकि उनकी जो मानसिकता है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से भी किया जाए। यानी मानसिकता को बदलने के लिए हमें भी कोशिश करनी है और आपको भी कोशिश करनी है। इसके लिए सबसे ज्यादा यूथ को, आप लोगों को, सबको आगे आना होगा। अगला सवाल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा नाम कशिश चावला है और मेरा प्रश्न रूबी मैम के लिए ही है। मैम, जैसे अभी आपके इंटरव्यू में ऋतु मैम ने भी बोला कि रूल्स कानून बन रहे हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? ठीक है, तो अब जैसे दिल्ली का केस देखा जाए जिसमें केबल से मारकर मर्डर कर दिया गया, आफ्ताब का केस देखा जाए, तो मैम ये केसेस क्या दिखाते नहीं है कि वुमेन्स को राइट दे रहे हैं, पर वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? मतलब ये केसेस दिखा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो रही है मैम। तो आप ये देखिए, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? रूल्स हर जगह बहुत मजबूत हैं देश के अंदर, हर राज्य में, केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्यों के अंदर हो, इतनी ज़्यादा सख्ताई से लगाम कसी जा रही है आज हर तरफ से
कि जो बहुत आप देखेंगे कि आंकड़ों में कमी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते, उससे लड़ाई तो उन्हें खुद ही करनी होगी। तो जितनी ज़्यादा अपनी मानसिकता को, खुले विचारों को आप अपने अंदर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जो आपके विचार हैं वो इतने ज़्यादा प्रभाव से खराब हो जाते हैं कि आप किसी बेटी का गला दबा देते हैं, किसी के ऊपर एसिड डाल देते हैं, किसी बिटिया को आप घर में बहू बनाकर लाते हैं, उसको जला देते हैं कि आपको डॉरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिली इसलिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में। तो इसके लिए केवल कानून सख्ताई से बनाने से या उनका पालन करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी मानसिकता को इसमें जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। एक छोटा सा रिएक्शन मैं मैडम का भी लूंगा, रितु मैम का, उसके बाद अब इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। आपने जो बात अभी जो मर्डर्स की बात कही है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बात करना चाहूँगी, लिविंग रिलेशनशिप। हम बात जब लिविंग रिलेशनशिप की करते हैं तो हमें ये पता है कि ये राइट है, इसमें भी काफ़ी कुछ जो महिलाओं की स्थिति है वो सरकार ने कानून के थ्रू सुरक्षित की है। मैं एक बात बार बार अपने दोस्तों से भी, अपने जो बराबरी के लोग हैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक एश्योरेंस देना ज़रूरी है सर। माँ बाप जब बच्ची को पढ़ने भेजते हैं तब, जब उसको ब्याहते हैं तब, दोनों जगह दोनों बार एक एश्योरेंस देना ज़रूरी है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कितना भी प्रॉब्लम तुम्हें सामने आ जाए, ये घर और ये पेरेंट्स तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध हैं। वो जो एक कंसेप्ट था ना कि शादी हो गई है, शादी की डोली जाएगी, अर्थी आएगी, ये कंसेप्ट आज भी लोगों के मन में है। और मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि उन्हें एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाएं, बच्चियां जिम्मेदारी नहीं है, ये एक अधिकार की तरह उनको समझाना पड़ेगा कि आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, आप सेल्फ डिपेंड हो। और जब वो सेल्फ डिपेंड होंगे तो उनके परिवार को वापस लेने में भी उन्हें, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई अड़चन आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एश्योरेंस हो। क्योंकि मैंने इन दोनों केसेस को जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनके परिवार वालों का संपर्क कम हो गया था, एक तरह से सामाजिक तौर पे उनको परिवार ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पास वापस जाने के लिए जब कोई चारा नहीं रह जाता है तो आप आत्महत्या करते हैं, जल के मरते हैं, या कोई इस हद तक आपको परेशान कर देता है या वो खुद ही आपका मर्डर कर देता है। तो ये एक मानसिकता ज़रूरी है, माँ बाप के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी, आप लड़कियों के लिए भी। लड़कों से यहाँ पे लड़ाई नहीं है, यहाँ महिला सशक्तिकरण की लड़ाई आपसे नहीं है सर। महिला सशक्तिकरण की लड़ाई महिलाओं की भी है। आप जिस भी स्थिति में हो, आप जिस भी पोस्ट पे हो, आप जिस पोजीशन पे हो, ईश्वर ने आपको सहयोग करने के लायक हमेशा बनाया है। कुछ नहीं, आर्थिक नहीं, आप कम से कम 2 पॉजिटिव वर्ड्स भी अगर किसी को बोल के उनको मोटिवेट कर सकती हैं तो आप कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस्टरहुड। जिस दिन ये शब्द आपकी मन स्थिति को भा जाएगा, आप समझ जाएंगे, आधी महिला सशक्तिकरण की लड़ाई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस देश के अंदर इतने मौके हैं और इतने कानून हैं महिलाओं के लिए, ज़रूरत है सिर्फ आपको जागरूक होने की, ज़रूरत है बेदार रहने की। और इस बात को आप हमेशा याद रखें, मैं नारी हूँ ना हारी हूँ। तो ना आप हारी हैं, ना आपको हारने दिया जाएगा। और बहुत ही खूब एक शायर ने कहा था, तेरी माथे की बिंदी मर्द की किस्मत का तारा है। तो इस चीज़ को पहचाने, अपने राइट्स, अपने हुकूक को पहचाने। आज की पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपने राय मशवरे ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। आज की इस खास पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।